all the students in today's class। बच्चों सबसे पहले हैंड रेज कर दीजिए यदि वीडियो क्लियर आ रहा है, ऑडियो भी क्लियर है। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज रेज द हैंड। ओके बेटा, लेट मी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। बच्चों कल की क्लास में हमने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझा था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है इमेज इतना क्लियर नहीं था। तो आज इस टॉपिक को एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में और इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। जो कल से पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने होलोजॉइक न्यूट्रिशन समझा था अमीबा के अंदर। बच्चों ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होलोजॉइक न्यूट्रिशन पाया जाता है और जो जितने भी अदर डेवलप्ड एनिमल है उनमें भी होलोजॉइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। और इसी बेसिस पर उन एनिमल्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। बच्चों जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, उन पर फीड करते हैं, तो दे आर द हर्बीवोर्स, जैसे कि काऊ, बफेलो, गॉट। उसके बाद में बात करते हैं हम कार्निवोर्स की। बच्चों जो कार्निवोर्स होते हैं वो एनिमल्स पर फीड करते हैं, एनिमल्स की बॉडी को खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं। एंड द एग्जांपल्स आर लायन, टाइगर। नेक्स्ट लेते हैं ओमनिवोर्स। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी वो एज ए फूड खाते हैं, तो इस तरीके से उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोर्स। एंड उनके एग्जांपल्स हैं पिग, क्रो एंड ह्यूमन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ओमनिवोर्स। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हम ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। तो इन द ह्यूमन बीइंग होलोजॉइक न्यूट्रिशन पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि हम भी फूड को एनगल्फ करते हैं, उसको चबाते हैं, उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स को, फिर उनका हमारी बॉडी में एसिमिलेशन होता है, फिर उन सिंपल मॉलिक्यूल्स का यूज होता है हमारी ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में, तो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चों जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, ध्यान से सुनिए, जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है ये अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग होती है। ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक रन करती है। बच्चों दिस इज द स्केच ऑफ ए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द स्केच ऑफ ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों सबसे पहले हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, देन फिर डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स है, उनके द्वारा कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं और उन एंजाइम्स का कैसे फंक्शनिंग होती है फूड कंपोनेंट्स पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में ये माउथ पार्ट है, ये बच्चों बकल कैविटी है। बकल कैविटी में ही बच्चों टीथ पाए जाते हैं जो नंबर में 32 होते हैं, 16 अपर जॉ में, 16 लोअर जॉ में, और टंग पाई जाती है जिन पर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट टेस्ट को सेंस करवाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा फूड को मैस्टिकेट करने में। इसके अलावा बच्चों माउथ कैविटी, बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। हमारे अंदर बच्चों 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और यहाँ जो टंग के नीचे एंगल पर सबलिंगुअल ग्लैंड, तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड है बच्चों। इनके द्वारा बच्चों सलाइवा का सिक्रेशन होता है जिनमें लाइसोजाइम एंजाइम, वाटर, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बच्चों सलाइवा की जो पीएच होती है वो 6.8 होती है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, ये जो पार्ट है ये फेरिंग्स है, ये कॉमन पासेज है रेस्पिरेशन के लिए भी और फूड को अंदर जो है एंटर कराने के लिए भी, फूड पाइप में। ये बच्चों एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, एंड इट कवर्स द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया रेस्पिरेटरी ट्यूब है, तो उसकी ओपनिंग को कवर करता है जिससे फूड पार्टिकल उसमें ना जा पाए। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, ये जो पार्ट है ये फूड पाइप है, दिस इज नॉन एज ईसोफेगस, इसे हम कहते हैं ईसोफेगस, और इसकी जो लेंथ होती है वो 20 या 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों, ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है
इसे हम स्टमक कहते हैं। बच्चों आप इतना ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हैं कि स्टमक है। देखो जो हमारे पास जितने भी आप 10th में स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो चाहते हैं कि बायो का कोई भी टॉपिक हो वो काफी डिटेल में हो, क्योंकि उनको आगे कंपटीशन फाइट करना है। और बच्चों बायो अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, किसी भी टॉपिक को आप पूरी तरीके से डिटेल में भी जा सकते हैं और उसको सुपरफिशियली भी तैयार कर सकते हैं एनसीईआरटी बेस लेकर। तो बच्चों जिन बच्चों को काफी डिटेल में समझना है तो वो डिटेल लर्निंग कर सकते हैं, और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें खाली मेन जो पार्ट्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखना, तो वो उतना कर सकते हैं जो कि एनसीईआरटी जितना है। तो यहाँ बच्चों ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लेफ्ट साइड में, इसे हम स्टमक कहते हैं। और स्टमक के 4 पार्ट हैं जो बच्चे डिटेल जानना चाहते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं फंडस, इस पार्ट को कहते हैं कार्डियक, दिस इज द बॉडी पार्ट एंड दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। बच्चों जो स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। एक दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति में 1 से 1.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। स्टमक के अंदर जो पीएच होती है वो 1 से 2 होती है। इसके अलावा स्टमक की वॉल में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो कि इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन रिलीज करती हैं। इसके अलावा स्टमक की वॉल में म्यूकस ग्लैंड्स भी होती है जो कि म्यूकस को रिलीज करती है। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टमक का पार्ट हो गया। अब एंजाइम कैसे फंक्शन करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों ये जो यू शेप्ड पार्ट है, ये स्टार्टिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये जो यू शेप पार्ट है इसे हम कहते हैं डुडोनम। आगे इस कॉइल्ड पार्ट को कहते हैं जेजुनम और इस पार्ट को कहते हैं इलियम। तो डुडोनम, जेजुनम एंड इलियम, ये बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में और इसकी लेंथ होती है 6 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6 मीटर और इसका डायमीटर होता है 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? विलाय कहते हैं। इससे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है, जो इनर लाइनिंग है, उनमें कई सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव जूस को कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। रिपीट कर दे रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव जूस को कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। अच्छा बच्चों यहाँ पर ये जो लेफ्ट पार्ट में ये जो ग्लैंड है, दिस इज द लीवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, लीवर। और लीवर में बच्चों बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है। लीवर में बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है। और लीवर से ये जो डक्ट निकल रही है यहां से कनेक्टेड है गाल ब्लैडर। बच्चों ये गाल ब्लैडर है जो कि एक स्टोरेज ऑर्गन है। बच्चों लीवर के अंदर जो भी बाइल जूस प्रोड्यूस होता है वो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड रहता है। और ये बच्चों कॉमन डक्ट है जो कि कंबाइन हो रही है पेनक्रियास की डक्ट के साथ में। ये पेनक्रिएटिक डक्ट है जिससे ये मिल रही है। और फिर इनकी कंबाइन जो डक्ट है इसे हम कहते हैं हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। ये बच्चों जो हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट है ये एंटर हो रही है डुडोनम में। आई बात समझ में बच्चों? पेनक्रियास की डक्ट और कॉमन डक्ट मिलके और फिर बना लेती हैं हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट जो अपने जूस को डुडोनम में रिलीज करती है जब यहाँ पर फूड आता है। तो इस तरीके से बच्चों ये पेनक्रियास, पेनक्रियास के द्वारा बच्चों पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है। पेनक्रिएटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं जो कि फूड की एसिडिक पीएच को चेंज करते हैं, एल्केलाइन कर देते हैं या न्यूट्रल कर देते हैं। इसके अलावा पेनक्रिएटिक जूस के अंदर बच्चों पेनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है स्टार्च के डाइजेशन के लिए। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाया जाता है। अच्छा तो एक चीज बता दूं, फूड का डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है,
स्टमक में आधा डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद में कुछ डाइजेशन पैंक्रियाज के जूस से होता है, और जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं उनके द्वारा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूस है उसके अंदर जो एंजाइम्स है उनके द्वारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है पहले वो सेमी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो एकदम ही सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद में बच्चों ये जो पार्ट है दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1.5 से 1.8 मीटर होती है। ध्यान से सुनिए, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1.5 से 1.8 मीटर होती है, और जो इसका डायमीटर है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। आप बच्चों इतना ध्यान रख सकते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो बच्चे और डिटेल समझना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये बच्चों अपेंडिक्स है, ये जो पाउच लाइक पार्ट है दिस इज द सीकम, ये बच्चों असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है, ये पेल्विक कॉलन है, एंड ये रेक्टम है, और ये एनस है। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये है अपेंडिक्स, ये है सीकम, दिस इज द असेंडिंग कॉलन, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलन, दिस इज द डिसेंडिंग कॉलन, दिस इज द पेल्विक कॉलन, एंड दिस इज द रेक्टम, और ये बच्चों एनस है जहां से फीकल मैटर को बाहर रिलीज किया जाता है। तो ये तो थे बच्चों एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स में कैसे कैसे डाइजेशन पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम माउथ की, जो बकल कैविटी है उसकी बात करते हैं। माउथ बच्चों अपर और लोअर लिप से कवर्ड होता है। सेकंड लेते हैं हम बकल कैविटी। अब देखिए बच्चों, बकल, अब थोड़ा सा और डिटेल बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो बकल कैविटी है बच्चों उसमें अपर जॉ में और लोअर जॉ में 16 टीथ पाए जाते हैं। बच्चों हमारे जो टीथ हैं ये हमारे गम्स के अंदर, हमारे मसूड़ों के अंदर फिटेड होते हैं, सॉकेट्स के अंदर। इस कंडीशन को कहते हैं थीकोडोंट। इस कंडीशन को कहते हैं हम थीकोडोंट। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, हाँ बेटा, अब डायग्राम हमने समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग समझ रहे हैं, तो आपको अगर वीडियो ऑडियो क्लियर है तो हैंड रेज कर दीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज रेज द हैंड। तो बच्चों हमारे जो टीथ हैं हमारे गम्स के अंदर, हमारे मसूड़ों के अंदर फिटेड रहते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं थीकोडोंट। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, हमारी लाइफ में 2 टाइम्स टीथ आते हैं। एक बार बच्चों में मिल्क टीथ आते हैं, दूध के दांत आते हैं, जो कि नंबर में 20 होते हैं। 8-9 साल की एज में वो दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह रिप्लेस होते हैं नए दांत, जो कि परमानेंट टीथ है, जो कि क्या है, परमानेंट टीथ है। तो ह्यूमन की लाइफ में 2 टाइम्स टीथ आते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं डाइफाइकोडोंट। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइफाइकोडोंट कंडीशन कहते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे अंदर जो टीथ हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं मैं बता दे रहा हूं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। बच्चों हमारे अपर जो के अंदर 16 टीथ हैं, 16 टीथ हैं, जिनमें 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, 4 प्रीमोलर होते हैं, और जो 6 टीथ हैं वो मोलर टीथ होते हैं। तो मैं यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला, टीथ फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, वो कैसे बनता है। अपर जॉ में 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, 4 प्रीमोलर होते हैं, और 6 मोलर टीथ होते हैं। ठीक इसी तरीके से लोअर जॉ में भी 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, 4 प्रीमोलर होते हैं, और 6 मोलर टीथ होते हैं। अब इनको जब अब हम बच्चों कट करेंगे तो लास्ट में जो हमें जो डिजिट मिलेगी वो आएगी 2 1 2 3। लोअर जॉ में भी 2 1 2 3। तो बच्चों ये कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया।
ये नीट एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो भी बच्चे आगे साइंस लेंगे, कि ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला बताइए। ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है 2123/2123। तो ये इस तरीके से बच्चों। अब बात करते हैं माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर टंग पाई जाती है, जिन पर कई सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं और जो मूवेबल होती है और फूड को मैस्टिकेट करने में, मिक्स करने में हेल्प करती है। इसके अलावा सलाइवा रिलीज होता है माउथ बकल कैविटी में, जो कि फूड को गीला कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, सॉफ्ट बना देता है, और जिससे क्या डाइजेस्ट से वर्क कर सके। जो लाइम एंजाइम है वो जर्म्स को किल कर देते हैं, और जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है। और बच्चों, हमारी माउथ कैविटी के अंदर 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ जो डाइजेशन की है, कि जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होता है एमाइलेज, सलाइवेरी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। अच्छा बच्चों, इसमें पीएच जो रिक्वायर्ड है वो 6.8 होती है, और इसका कन्वर्जन हो जाता है माल्टोज में प्लस डेक्सट्रीन में। अच्छा बच्चों, हमारी माउथ की पीएच 6.8 रहने पर ही डाइजेशन सही से होता है। कई बार कुछ लोग कुछ बच्चे चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, तो उनके फिर मुंह में एसिडिटी जो है बढ़ने लग जाती है। और एसिडिटी, या कुछ लोग जो सुपारी या इस तरीके से पाउच वगैरह खाते हैं, तो उनके भी जो माउथ की पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, 5 तक चली जाती है। और एसिडिक पीएच होने की वजह से जो दांत हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, जो टीथ है डिके होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों, हमारे जो टीथ हैं ये डेंटाइन के बने होते हैं, और इनके ऊपर जो शाइनिंग सब्सटेंस है उसे हम कहते हैं इनेमल, जो कि हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ध्यान से सुनिए, हमारे जो टीथ हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं, और इनके ऊपर जो शाइनिंग सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसे हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। तो बच्चों, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको माउथ कैविटी तक जो फूड का डाइजेशन होता है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी। हेलो। हेलो। हेलो बेटा, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए सर आई क्या एम प्रॉब्लम फाइन, है? हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। ओके बेटा। सर हाँ बताइए बेटा, क्या प्रॉब्लम सर है? ये पीएच क्या होता है? हाँ जी, हाँ अपेक्षा जोर से पीएच बोलिए। क्या होता है सर? पीएच क्या? हाँ, पीएच एक मेजरमेंट है। सर पीएच पीएच एक, क्या होता है? पीएच ही तो बता रहा हूँ। पीएच एक स्केल है जिसके द्वारा कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है या वो न्यूट्रल है, उसके नेचर का पता चलता है। आगे बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन है, ये आप 10th में पढ़ेंगे, एसिड बेस सॉल्ट में और पढ़ेंगे आप पीएच के बारे में। द नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। बच्चों, पीएच से हमें पता चलता है, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। आई बात समझ में? अंडरस्टूड? सर अगर पीएच ज्यादा हो? नहीं, माउथ की पीएच ज्यादा नहीं होती है, कम जरूर हो जाती है। कि हम जब मीठी चीजें खाते हैं और दांत को साफ नहीं रखते हैं, ठीक है ना, तो फिर उस कंडीशन में वो जो स्वीट पार्टिकल्स हैं वो पड़े रह जाते हैं माउथ के अंदर,
और उन पर बैक्टीरिया वर्क करते हैं जिससे वो डिग्रेड होते हैं और एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो माउथ की पीएच कम जाती है एल्कलाइन में। आगे बात समझ में अंडरस्टूड बेटा? हेलो 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 हेलो, हाँ कपिल, हाँ बेटा बोलिए। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? सर बढ़िया है सर। हाँ, बताइए क्या सर मेरा प्रॉब्लम एक है? डाउट है, क्या पेनक्रियास हाँ, का वर्क एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? मैं पेनक्रियास सारे का। दोबारा बता रहा हूँ भाई। मैंने सुनो कपिल, अभी पहले मैंने माउथ समझाया, फिर मैं स्टमक पूरा क्लियर करूंगा। पेनक्रियाज अभी समझाना बाकी है। अभी तो खाली मैंने ये ही बताया कि ये पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज के वर्क को अब समझा रहा हूँ मैं बारी बारी से, ठीक है? अच्छा सर। ठीक है, हाँ। और कोई? हेलो हेलो सर। ईवर, हाँ बेटा नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते बेटा, सर कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। हाँ बताइए। सर मेरा डाउट था कि अपेंडिक्स है जो सर, वो तो उसका कोई काम नहीं होता बॉडी में, तो सर उसको बॉडी में रखा, मतलब वो बॉडी पार्ट क्यों कहलाता है उसको? अगर उसको निकाल दे तो बॉडी ढंग से वर्क करती है? हाँ, नहीं वो एक्चुअल में अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अदर एनिमल्स हैं, बंदर हैं, हाँ वुमन है, ये सारे एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन हम सबका एक ही पॉइंट से हुआ है। तो हमारे अंदर क्या है, इनके अंदर जो जो कैटल्स के अंदर जो काम के ऑर्गन है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर वो वेस्टिजियल है, उनका कोई रोल नहीं है। तो उनको अगर सर्जरी करके हटा भी दे, रिमूव भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? यस ठीक है ना? सर, लेकिन थैंक यू जो सर। कैटल्स हैं, हाँ उनमें ये रोल प्ले करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, मोस्ट वेलकम। हाँ हाँ, हेलो सर गुड आफ्टरनून कौन है? सर। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ बताइए। सर आपने सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पार्ट्स बताए ही नहीं सर, वो कौन कौन से होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड 3 होती है टोटल। एक तो है पैरोटिड ग्लैंड, एक है सब हाँ मैक्सिलरी ग्लैंड, एक है सब लिंगुअल हाँ। ग्लैंड। 3 होगी ना, 3 पेयर हो गए। अभी बात समझ में? तो सर पैरोटिड ग्लैंड, इनका काम क्या होता हाँ इन तीनों का है, एक इनका ही काम है। वर्क? ये तीनों ही मिलके एक लिक्विड पोर करते हैं, एक लिक्विड पोर करते हैं हमारी माउथ कैविटी में। उस लिक्विड को कहते हैं सलाइवा, जिसकी पीएच होती है 6.8 और जिसमें वाटर होता है मैक्सिमम पार्ट। इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं और सलाइवेरी एमाइलेज एंजाइम होता है। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? हेलो रौनित, बच्चों दोबारा बोल देता हूँ। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, these three are the salivary glands। और ये तीनों ही एक लिक्विड पोर करते हैं हमारी माउथ कैविटी के अंदर, जिसका नाम है सलाइवा। सलाइवा का मैक्सिमम पार्ट पानी है, वाटर है, जो फूड को गीला करता है। उसके अलावा उनमें लाइसोजाइम एंजाइम भी होते हैं और एमाइलेज एंजाइम भी होते हैं। तो बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि ये टॉपिक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फटाफट नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट लेते हैं ईसोफेगस। बच्चों जो फेरिंक्स के थ्रू जो फूड है वो फिसलता है अंदर के ईसोफेगस में, इसे हम कहते हैं डीग्लूटेशन। ध्यान से सुनिए, जो फेरिंक्स है वहां से जो बॉलस है, अच्छा माउथ कैविटी में जो भोजन होता है उसे हम कहते हैं, वो क्रश होके एकदम सॉफ्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं बॉलस। अब ये फूड फिसलता है किसमें, हम इसे निगलते हैं इसोफेगस तक। तो निगलने को हम कहते हैं डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन। अब बच्चों फूड आ जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस में बच्चों फूड पाइप के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, जिससे जो बॉलस है उसको धक्का लगता है, पुश लगता है। इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। आई बात समझ में? अब यहाँ से फूड पुश होता हुआ कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है। बच्चों स्टमक के अंदर फूड 3 से 4 घंटे पड़ा रहता है। यहाँ पर फूड एसिडिक हो जाता है, फूड की पीएच 1 से 2 हो जाती है, 1 और 2 हो जाती है पीएच इसकी, और फूड गलना शुरू हो जाता है। फूड में जो कीटाणु है, जो जर्म्स हैं, अगर अब भी बचे रह गए तो वो किल हो जाते हैं। और जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम था फूड में, वो इनएक्टिव हो जाता है। अब बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टमक के बारे में।
अच्छा बच्चों, एक चीज मैं बताऊं आपको, अभी जो क्लास चल रही है आप ध्यान से देखो। जैसे अभी रोनित ने कहा कि आपने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया नहीं, आप भूल कर रहे हो। मैंने जब इस डायग्राम को समझाया था तो मैंने बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है। तो थोड़ा सा आप भी अवेयर रहिए, क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा सा ध्यान मिस कर रहे हैं अपना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बताया था। कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन रिपीट कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ले रहे हैं बच्चों, स्टमक के अंदर क्या होता है बच्चों, कि पेप्सिनोजन एंजाइम रिलीज होता है, जो कि इनएक्टिव एंजाइम है। अब ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में स्टमक के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। इसी तरीके से बच्चों के अंदर जो छोटे इन्फेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर प्रोरेनिन एंजाइम रिलीज होता है, और ये भी बच्चों HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है रेनिन में। HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है रेनिन के अंदर। आगे बात समझ में। अब बच्चों जो पेप्सिन है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये पेप्सिन क्या करता है, स्टमक में जो फूड होता है उस फूड को जो है ये सॉरी बच्चों, ये प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है छोटी चेन में पेप्सिन एंजाइम की कारण से। ये प्रोटियोज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि छोटी चेन है प्रोटीन की। आगे बात समझ में। इसी तरीके से जो रेनिन जो दूध में जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है कैसीन। ये कैसीन प्रोटीन बच्चों रेनिन एंजाइम के कारण से ये कन्वर्ट हो जाती है पैरा कैसीन में, जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, कि पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में HCl की प्रेजेंस में, जो प्रोरेनिन है वो कन्वर्ट होता है रेनिन में HCl की प्रेजेंस में। अब जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को छोटी चेन्स में बदल देता है प्रोटियोजेज में, और जो कैसीन है जो कि दूध की प्रोटीन है, ये बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं, मोस्टली उनका फूड दूध ही होता है। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, कैसीन को पैरा कैसीन में बदल देता है, जो कि एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है। अब बच्चों फूड का हाफ डाइजेशन हो जाता है स्टमक के अंदर, और सिंपल मॉलिक्यूल बनने शुरू हो जाते हैं, और जो स्टमक के अंदर जो फूड है वहां पर फूड की चर्निंग होती है, और स्टमक में पड़े फूड को काइम कहते हैं, जो हाईली एसिडिक होता है। अब बच्चों जो फूड है वो यहाँ से डुओडेनम में आएगा। जैसे ही डुओडेनम में फूड आता है तो बाइल जूस गाल ब्लैडर से और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आ जाता है, फूड के अंदर मिक्स हो जाता है। बाइल जूस के कारण से सबसे पहले जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के जूस में बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयंस होते हैं, जिसकी वजह से फूड की जो एसिडिक पीएच है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है या एल्केलाइन हो जाती है, 7 से 8 की रेंज में हो जाती है। और जो बाइल जूस है बच्चों, ये फैट सीधी डाइजेस्ट नहीं हो सकती, फैट और जो ऑयल या घी है वो सीधे डाइजेस्ट नहीं होते। तो जो बाइल जूस है उनको उनके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आगे बात समझ में। और सिंपल मॉलिक्यूल बनने से क्या है कि जो लाइपेज एंजाइम है वो अपना वर्क करना शुरू कर देता है सिंपल फैट के मॉलिक्यूल पर। इसके अलावा जो पेनक्रियाज के एंजाइम है, जैसे कि पेनक्रिएटिक एमाइलेज है, तो वो स्टार्च को के डाइजेशन में हेल्प करता है, 6 हम लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, पहले पेनक्रियाज के जो एंजाइम है वो कैसे वर्क करते हैं। बच्चों सबसे पहले लेते हैं जो पेनक्रिएटिक एमाइलेज है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है, स्टार्च को, जो बची स्टार्च है 30% के अलावा। तो जो पेनक्रिएटिक एमाइलेज है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। बेटा ध्यान से सुना करो, आप सारी चीजें आपको बताई जा रही है ना, कहीं कोई चीज मिस नहीं हो। हाँ ये कोई दिक्कत नहीं, अपन उसको रिपीट कर देंगे जहां भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्च
पेनक्रिएटिक एमाइलेज के द्वारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो प्रोटीओज है, जो छोटी चेन्स हैं प्रोटीन की, वो ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसके द्वारा ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि और छोटी चेन्स हैं प्रोटीन की। इसके अलावा जो लाइपेज एंजाइम है वो बच्चों फैट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, और जो फैट है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है। दोबारा सुन लीजिए बच्चों कि जो फैट है वो लाइपेज एंजाइम की तरह फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हम स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट की बात करते हैं। जेजुनम में बच्चों जो सक्कस एंटेरिकस रिलीज होता है, उस सक्कस एंटेरिकस के अंदर डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज का कंप्लीट डाइजेशन होता है इसके द्वारा, सुक्रेज एंजाइम के द्वारा, और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में। बच्चों जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो पॉलीसेकेराइड की सिंगल यूनिट है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिंगल यूनिट है, मोनोमर है ये। तो सुक्रोज कंप्लीटली सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल गया। इसी तरीके से जो माल्टोज है बच्चों, जो माल्टोज होते हैं वो माल्टेज एंजाइम के द्वारा, इसके द्वारा सबस्ट्रेट के नाम पर ही एंजाइम का नाम है, माल्टेज के द्वारा कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में एंड ग्लूकोज में। यानी कि जो माल्टोज है ये डाइसेकेराइड है ग्लूकोज का। ग्लूकोज की 2 यूनिट के मिलने से माल्टोज बनता है। तो माल्टोज जब ब्रेक होगा तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम लेते हैं बच्चों लैक्टोज। जो लैक्टोज है ये लैक्टेज एंजाइम के द्वारा, इसके द्वारा लैक्टेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में। इसके अलावा बच्चों ये तो हो गया जो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड का जो पार्ट है डाइजेशन, वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पेप्टाइड्स की। बच्चों जो पेप्टाइड्स होते हैं ये पेप्टाइडेज एंजाइम, इसके द्वारा पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में। बच्चों एमिनो एसिड्स प्रोटीन के सबसे सिंपल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो एमिनो एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि प्रोटीन की अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। यानी कि पेप्टाइड के डाइजेशन पर एमिनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं। और जो बची कुची फैट है बच्चों, जो बची हुई फैट है वो भी लास्ट में फिर लाइपेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसिड्स में। प्लस ग्लिसरॉल में। तो बच्चों यहाँ तक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है सभी फूड कंपोनेंट्स का, और एब्जॉर्प्शन भी होता है। यहाँ पर विलाइस के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है फूड कंपोनेंट के, वो ब्लड में चले जाते हैं और लिम्फ में चले जाते हैं, और ब्लड और लिम्फ के द्वारा फिर क्या है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर उनका वहां पर एसिमिलेशन होता है। तो बच्चों यहाँ तक एक बार मैं रुकूंगा, फटाफट जिसको भी कोई क्वेरी है या प्रॉब्लम्स है प्लीज रेज द हैंड। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है बेटा प्लीज रेज द हैंड। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे बेटा? सर बिल्कुल अच्छा हार्दिक सर, बताइए आप बताओ क्या कैसे हो सर? हाँ बहुत सर, मेरे को अच्छा, डाउट था अच्छा। कि सर जैसे लेमन में बोलिए। सिट्रिक एसिड होता है, सर जैसे लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, सर हाँ। टमाटो में कौन सा एसिड होता है? सॉरी बेटा अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। जहां तक है शायद टार्ट्रिक एसिड होना चाहिए, लेकिन सॉरी बेटा अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा।
ओके नहीं सर, जो आप बोल और रहे हो ना सर, बोलिए। टार्ट्रिक एसिड, सर वो जो टार्ट्रिक एसिड बोल रहे हो सर, वो तो टैमरिंड में होता है सर। हाँ वो टैमरिंड में होता है, बिल्कुल सही है, टैमरिंड में होता है। सॉरी बेटा, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत और नहीं है सर, बताइए। कोई दिक्कत नहीं। नहीं हाँ, सर, बस और कोई इतना ही था सर। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो बताइए, आज के टॉपिक से रिलेटेड। नहीं सर, इससे रिलेटेड तो हाँ, कुछ नहीं है सर, थैंक यू। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा हाँ आपको? बिल्कुल सर, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा हाँ है सर। ठीक, ठीक है, थैंक ठीक यू है सर। बेटा, ठीक। हाँ, हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ गर्वित, हेलो। कैसा है? हेलो सर। कैसा है? सर मैंने पूछना था कि अपेंडिक्स में पहले तो सर एंजाइम्स निकलते हैं ना अपेंडिक्स में, ताकि वो जो पहले जब वो पहले जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, पहले उनके उनकी बॉडी में अपेंडिक्स से एंजाइम्स निकलते थे, ताकि वो जो हाँ एक्चुअल में गर्वित क्या है कि जो आदि मानव थे, जो अर्ली हाँ ह्यूमंस थे, तो वो जंगलों में हाँ रहते थे सर या ऐसे घास फूस जैसी वो डाइट लेते थे, तो उनमें वो अपेंडिक्स अपना रोल प्ले हाँ करती थी डाइजेशन के अंदर। हम लोग सिंपल फूड लेते हैं, हमारा फूड जो सिंपल रोटी है, सब्जी है, इस टाइप का है, हमारे फूड में सेलुलोज नहीं है। अब जो जानवर है वो ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें सेलुलोज कंटेंट काफी होता है, तो उसके डाइजेशन में फिर वहां वो रोल प्ले करते हैं, हमारे अंदर अपेंडिक्स यूजफुल नहीं है। हाँ, तो बेटा थैंक यू। आज के टॉपिक आपको समझ में आए। जो बाकी का पार्ट है डाइजेशन का, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, गुड बाय, थैंक